हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया मैं एनटीपीसी की तैयारी करूं, सीबीटी 2 की, या मैं ग्रुप डी की तैयारी करूं। इसी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूपी पुलिस के बारे में पूछते रहते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने इतनी बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आपको इतनी बेस्ट चीज पता चलेगी। ये पहले आप लोग देख लीजिए, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। इसके बाद मैं बात करता हूं, आपके जो मेन टॉपिक है उसी पे मैं बात करूंगा। यहाँ पे मैंने दोनों के सिलेबस लिखे हुए हैं और इतना आसान काम है ये, दोनों चीजों को बड़े आराम से आप लोग हैंडल कर सकते हो। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए इसलिए मैं बता देता हूं। आप लोग ये देखिए, ये मेरे खुद के मार्क्स हैं। यहां पे ग्रुप डी के मार्क्स दिख रहे होंगे आपको 90 मार्क्स, एएलपी के 86 मार्क्स, जेई के मार्क्स 87, डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 117 मार्क्स, यूपी पुलिस सिलेक्शन ट्वाइस, आईसीजी यांत्रिका, एसएससी जीडी, एनपीसीआईएल। अब आप खुद सोचो, ये जो सिलेक्शंस हैं, क्या आपको लगता है कि इनके सिलेबस सेम होंगे? आपको लगता है कि क्या किसी के भी सारे सिलेबस सेम होंगे? नहीं होंगे ना। तो आपको ये लग रहा है कि क्या मैंने इन सारे एग्जाम्स की तैयारी की होगी? नहीं ना। ऐसा भी नहीं है कि मैंने इन सारे एग्जाम्स की तैयारी की होगी, ऐसा भी नहीं है कि मैंने इनके सारे सिलेबस, सबके सिलेबस सेम होंगे। तो फिर ये एग्जाम क्वालिफाई कैसे किए? एक बच्चा कैसे इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई करता है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी, आप भी अगर एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग सारे एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर दें। हम लोग देखते हैं कि कॉमन सिलेबस क्या है, हम उस चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं। मेरा हमेशा से एक ही मानना रहा है, अगर आपने ये फॉर्मूला अपनाया तो आप बड़े आराम से एनटीपीसी सीबीटी 2 को भी टैकल करोगे और उसके साथ साथ ग्रुप डी को भी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एनटीपीसी के चक्कर में मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, हमें बेस्ट के लिए हमेशा ट्राई करना है। लेकिन हमें एनटीपीसी के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम अपनी ग्रुप डी की जॉब भी खो दें, और मैं नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिन्हें पहले जॉब की जरूरत है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप बेशक साइंस को छोड़ दीजिए, इतना मत प्रायोरिटी में रखिए, आप लोग तैयारी करिए। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें पहले जॉब चाहिए, और जिनकी ये प्रायोरिटी है कि उन्हें पहले जॉब चाहिए, तो मैं उनसे एक उम्मीद रखूंगा कि प्लीज करके आप अपनी साइंस को अभी मत छोड़ देना, क्योंकि बाकी सिलेबस तो कॉमन ही है। साइंस ही डिसाइड कर देगी कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना। अगर आपने इग्नोर कर दिया उस चीज को, और मैं बताऊंगा अभी कि आप किस तरह से बड़े आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये कि आप लोग सिलेक्शन नहीं ले सकते। चलिए फिर पहले डायरेक्ट इसी पे बात करते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। देखिए, एक मिनट सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि अगर आपने कंप्लीट वीडियो नहीं देखी तो आप किसी भी कंक्लूजन पे नहीं निकल सकते हो। आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद बताइएगा कि वीडियो में क्या था, क्या आपको लॉजिकल बातें लगी या नहीं लगी। और लॉजिकल होंगी ही, क्योंकि वो 100% प्रूफ है, क्योंकि मैंने भी ऐसे सिलेक्शन नहीं ले लिए होंगे, कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। चलिए अब बात करते हैं जनरल। देखिए, एक मिनट बात सुनिए, मैं आप लोगों को सच सच बता रहा हूं, ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2, इन तीनों के सिलेबस एक जगह निकाल के रख लेना। डिजिट भी चेंज नहीं है, मतलब डिजिट कह रहा हूं, वर्ड भी चेंज नहीं है, मतलब सीक्वेंस भी चेंज नहीं है, उनका क्रम भी चेंज नहीं है, एज इट इज सिलेबस लिखे हुए हैं। दोनों के सिलेबस सेम लिखे हुए हैं। मैथ्स का उठा लो, रीजनिंग का उठा लो, ठीक है, जीके में भी करंट वाली चीज पूरी एज इट इज लिखी हुई है। इसका मतलब समझते हो? एक ही बंदा सिलेबस बना रहा है, एक ही बंदा पेपर बनाएगा, वही कंपनी वो पेपर कराएगी, लगभग सारी चीजें वही होनी है। सिलेबस बिल्कुल एज इट इज रखे हुए हैं, क्वेश्चन भी आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। बस आपके अंदर समझ होनी चाहिए कि आप किस तरीके से पेपर को हैंडल करते हो। बहुत सारे लड़कों ने एएलपी सीबीटी 2 के चक्कर में अपनी ग्रुप डी की जॉब खो दी थी, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। और हमें पहले से पता था कि वो बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने किस तरीके से उन्हें पास कर दिया था 20-20 नंबर पे, 22-22 नंबर पे, वो सबको पता है। 20 नंबर और 22 नंबर पे आप लोग पास होकर ये चाह रहे हो कि आप उनके साथ टक्कर कर लोगे जो 70 नंबर लेके आ रखा है सीबीटी 1 में, जो सीबीटी 1 में 70, 75, 76 नंबर ला रखा है। 75 में से भी हाँ इतने नंबर भी आ रखे थे, क्योंकि वो बाद में नॉर्मलाइज हुए थे। समझ आ रही है? तो खेल मत समझा करो, पास होना एक अलग चीज होती है, ठीक है। हाँ, मैं उन लोगों को अभी भी कहता हूं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका प्री किसी वजह से कम मार्क्स रह गए, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तो वो लोग बड़े आराम से टैकल करो, आराम से एग्जाम निकालो, आपके लिए छूट है। लेकिन जो बच्चे का लेवल ही कम मार्क्स का था और उसके उतने ही मार्क्स आए हैं, उसके बावजूद भी वो वहां पे लिपट रहा है, जबकि उसे लग रहा है कि कुछ नहीं होना है, तो मैं ये कहूंगा उससे कि आप अपनी जॉब मत खो देना, जो मेन जॉब आपको मिलने वाली है, ठीक है। चलिए सिलेबस पे बात करते हैं। तो गाइस आइए फिर देखिए सिलेबस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहां पे 80 मार्क्स, ग्रुप डी के 80 मार्क्स और यहां के 95 मार्क्स बिल्कुल कॉमन है। अगर आपने ग्रुप डी की 80 मार्क्स भी तैयार कर लिए ना, ग्रुप जी के जो
80 मार्क्स का सिलेबस है वो इसके 95 मार्क्स के बराबर है। अगर आपने इसके सिलेबस को भी तैयार कर लिया, सिर्फ ग्रुप डी के सिलेबस को, तो ग्रुप डी की जॉब तो आपकी क्लियर है ही है। उसके साथ 95 से 100 मार्क्स अगर कोई बच्चा ले आए ना, तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है सीबीटी 2 में भी। समझ रहे हो आप? ये रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं। अब मैं दिखाता हूं आप लोगों को सिलेबस, देखो क्या है। देखिए, जर्नल साइंस 25 मार्क्स की है, चलो इसे अभी एनटीपीसी के मकसद से छोड़ दिया जाए, मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस यहां 30 नंबर की है, यहां 35 नंबर की है, ठीक है, दोनों कॉमन है, ओके। मैथ यहां 25 का है, यहां मैथ्स आपका, सॉरी जनरल इंटेलिजेंस ये 35 की थी, यहां मैथ 35 का है, यहां मैथ 25 का है। इसका मतलब यहां के जो 70 मार्क्स हैं और यहां के जो 55 मार्क्स हैं वो दोनों कॉमन हो गए। दोनों कॉमन हो गए कि नहीं हो गए, ये बताइए। यहां पे भी मैथ्स, और मैं इसलिए कॉमन कह रहा हूं क्योंकि आप ग्रुप डी का मैथ्स जाके उठा के देख लो, मतलब ग्रुप डी के मैथ्स के क्वेश्चन देख लो, चाहे आप सिलेबस उठा के देख लो, एज इट इज है, दोनों चीजें सेम है। एनटीपीसी में भी आप ये मत समझिए कि बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे थे, और कैलकुलेशन का मतलब वो खुद समझता है कि आपको वो नहीं चलेगा जो आप तुक्के मार के आ जा रहे थे या खाली कोई ट्रिक लग गई थी, कुछ हो गया था, वो चीजें नहीं चलेंगी। कैलकुलेशन, अभी यूपीएसआई का पेपर हुआ, कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है, सारे क्वेश्चन सेम बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आ रहे हैं, हल्के हल्के ही, लेकिन कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन वही है कि ए इतने दिन में काम करता, बी इतने दिन में काम करता, लेकिन उनका एलसीएम ही नहीं निकल रहा बच्चे से। बस इस चीज को समझ लो, क्वेश्चन वही आएंगे, आप लोगों को अप्रोच सेम होगी वही, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कैलकुलेशन कैसे करनी है। मैं बार बार कह रहा हूं, पेपर ऊपर कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, पेपर वही लेवल का आएगा जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में रहा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं रहेगा पेपर का, ठीक है। तो 55 मार्क्स ये वाले और 70 मार्क्स ये वाले, दोनों चीजें कॉमन हो गई। इसके बाद आप ये बताइए, यहां पे 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस है, कितने नंबर की? 50 नंबर की। यहां पे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, यहां पे करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है कि 10 नंबर की, लगभग 10 से 12 नंबर की करंट, ग्रुप डी में 10 से 12 नंबर की करंट, और उसके बाद जो चीजें बची उसमें स्टैटिक भी आ सकती है, हिस्ट्री आ सकती है, ज्योग्राफी आ सकती है। तो जो सिर्फ ग्रुप डी की तैयारी करते हैं उनके लिए तो मैं मना करता हूं कि आप लोग करंट के साथ, अगर आपने ये ऊपर की 3 चीजें कवर कर ली हैं तो आप लोग करंट के साथ साथ थोड़ा सा, मतलब जो करंट पढ़ लिए उसके साथ थोड़े स्टैटिक के टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, और वो टॉपिक मैं प्रोवाइड करवाता हूं खुद, चाहे वो इंपॉर्टेंट बुक्स हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो फेमस पर्सनैलिटीज हो, ये सारी चीजें मैं खुद से प्रोवाइड कराता हूं टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो उस बंदे का तो यहां से सिलेक्शन हो जाता है। अब छोड़ो इन बातों को, छोड़ो। 55 नंबर ये, 20 नंबर ये, एज इट इज कॉमन सिलेबस है। ये वाला अगर बात कर लूं मैं साइंस को छोड़ के, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस कॉमन है, इसका भी और इसका भी। आप लोग देख लेना लाइन टू लाइन, एक एक वर्ड ऐसे लिखा हुआ है, जो इसके सिलेबस में लिखा हुआ है वो इसके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है लेवल में, अदरवाइज कोई लेवल में अंतर नहीं आएगा। ग्रुप डी का पेपर भी बहुत अच्छे खासे लेवल का आता है, समझ आ रही है? तो आप ये मान के चलिए 30 और 20 50 और 25 कितने हो गए? 75 मार्क्स यहां से, और ये हो गए आपके पूरे पूरे 120। ये सारा का सारा कॉमन है। अब मैं आपको बता दूं कि चलो मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, इसमें मतलब ग्रुप डी के चक्कर में मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, पॉलिटी नहीं पढ़ी, ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने नहीं पढ़ी, तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो 80 मार्क्स हैं, मैंने कहा साइंस 25, साइंस एक बात बताओ, ऐसा तो है नहीं कि इन 50 नंबर में 5 नंबर की भी साइंस नहीं आएगी, 5 नंबर की तो आएगी ना। तो कहने का मतलब 100 नंबर का जो सिलेबस था ग्रुप डी का, उसका जो 80 मार्क्स हैं, मैंने 5 नंबर की साइंस इधर डाल दी, तो कहने का मतलब यह है कि 20 नंबर की साइंस रह गई बस। चलो कि यहाँ पे 20 नंबर की ग्रुप डी में ज्यादा आ जाएगी, वहां पे सिर्फ 5 नंबर की आएगी, यहाँ 25 की आ रही थी। तो कहने का मतलब है कि ग्रुप डी का 80 मार्क्स इसके कितने मार्क्स के बराबर हो गया? 70 मार्क्स ये हो गए, और 20 नंबर की तो करंट हो गई, 70 और 20 90, और 5 नंबर की साइंस इसमें डाल दी। तो कहने का मतलब यह है, ग्रुप डी का अगर सिलेबस तैयार करते हो, 80 नंबर का अगर ग्रुप डी का सिलेबस तैयार करते हो, आप मान लो साइंस को छोड़ भी दिया, तो आप साइंस छोड़नी नहीं है, मैं बताऊंगा किस तरीके से छोड़नी है आपको। अगर छोड़ोगे भी तो कैसे छोड़ोगे मैं बताता हूं। आपने मान लो साइंस छोड़ दी, ठीक है, तो आपके 80 मार्क्स किसके बराबर हो रहे हैं? 95 मार्क्स के। क्या आपको लगता है अगर कोई बच्चा 95 मार्क्स लेकर आएगा, 100 मार्क्स लेकर आएगा रॉ मार्क्स, तो उसके सिलेक्शन नहीं होगा? और इतने बेवकूफ मत बनो, ऐसा नहीं है कि 50 नंबर में से साइंस सिर्फ 5 नंबर की आएगी, 5 नंबर की नहीं आएगी, ज्यादा की आएगी। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको फिजिक्स के मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन ही बायो के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 7 से 8 नंबर की आएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां से तुमने ये ग्रुप डी का अगर पूरा सिलेबस कवर किया ना, तो वहां 100 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर सकते हो आप, 100 क्वेश्चन कवर कर सकते हो 120 में से। क्यों? क्योंकि करंट तो आप यहां भी पढ़ रहे हो, ग्रुप डी में करंट वहां भी पढ़ रहे हो, स्टैटिक यहां भी पढ़ रहे हो, स्टैटिक वहां भी पढ़ रहे हो। छोड़ क्या रहे हो आप? सिर्फ
कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के जाओ, क्यों छोड़ के जा रहे हो यार। मेरा मानना यह है, मैं आपको बता दूं, सही चीज सबसे यह है कि किसी भी एग्जाम को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोग मान लो आपने 3 एग्जाम कर रखे हैं, तो उन तीनों एग्जामों में कॉमन क्या है, तो इस तरीके से यहां पे कॉमन जो सब्जेक्ट मिले, यहां पे जो कॉमन सब्जेक्ट मिले, उन कॉमन सब्जेक्ट को आप पूरी तरीके से घोट दो। कहने का मतलब यह है कि जब एग्जाम आए तो मुझे इन सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये मैं क्यों कह रहा हूं, जब आपके ये वाले सब्जेक्ट तैयार होंगे ना, अब मान लो कि उसके अंदर कोई सब्जेक्ट जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी में जीके का बहुत ज्यादा रोल है, तो आपको क्या करना है, अब एनटीपीसी में जीके का इंपॉर्टेंट ज्यादा रोल है, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि एनटीपीसी से 10 से 15 दिन पहले, देखो अब ऐसा तो है नहीं कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम मान लो मार्च में हो रहा है, ठीक है, और ये फरवरी में हो रहा है, तो ग्रुप डी को जब आपको पता है कि मैंने 80 नंबर का सिलेबस तो कंप्लीट कर ही रखा है ग्रुप डी का, तो अब 15 से 20 दिन एनटीपीसी की जीके पे दे दो, सिर्फ उन चीजों को रिवाइज करते रहो और बाकी जीके को थोड़ा और अच्छे से बूस्ट दे दो, मतलब उसकी और चीजें पढ़ लो, जो इंपॉर्टेंट है उसे और पढ़ के चले जाओ। ऐसा नहीं है कि आपने हाई स्कूल में नहीं पढ़ा, इंटर में नहीं पढ़ा। ये सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि किसी भी एग्जाम में अगर मान लो हिंदी आ रही है, तो आप लोग एग्जाम से 10-15 दिन पहले से हिंदी पढ़ लो, लेकिन कॉमन सब्जेक्ट हमेशा तैयार रखो। जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो आपके तैयार रहने चाहिए। तो अभी ग्रुप डी और एनटीपीसी को एक साथ लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उन्हें आप घोट डालो। जनवरी तक कॉमन सब्जेक्ट को बिल्कुल पूरी तरीके से आपको तैयार करना है। अब आपको लग रहा है 14 से 18 फरवरी के बीच में पेपर है, भाई साहब 1 तारीख से आप स्टार्ट करो, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप डी की डेट आएगी मार्च में, पता चल गया कि साहब मार्च में है मेरा पेपर, तो अभी उस ग्रुप डी को भूल जाओ, क्योंकि सिलेबस तो सारा सेम ही है। आपको ये पता है कि अगर मैं इन 14 दिन में भी पढ़ूंगा, अब मान लो अब तक क्या था, 1-1 घंटा 2-2 घंटे तुमने रीजनिंग और जीके को दे दिया, चलो ठीक है भाई, रीजनिंग और मैथ्स को दे दिया, साइंस को भी थोड़ा बहुत दे दिया, तो आपको ये पता है कि मेरा 80 नंबर का सिलेबस तो तैयार है ग्रुप डी में भी। जब मैं 14 तारीख के बाद पेपर देने के लिए उसके लिए तैयार करूंगा, तब भी मेरे पास क्या तैयार करने के लिए रहेगा, बाकी 20 नंबर तैयार करने। तो सबसे अच्छी बात है कॉमन सिलेबस आप लोग सबसे पहले निपटा लो और उसे ऐसा कर लो कि किसी भी एग्जाम में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जो भी एग्जाम देने जाते हो, चाहे उसमें हिंदी आ रही है चाहे उसमें इंग्लिश आ रही है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले उस सब्जेक्ट को कवर कर लेना। जैसे अब मैं अपना एग्जांपल बताता हूं, डीआरडीओ में इंग्लिश भी आती है, मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ रखी थी। क्यों पढ़े इंग्लिश जब आती नहीं थी? मैंने क्या किया, लास्ट टाइम मैंने देखा कि मेरे 4 सब्जेक्ट तैयार हैं यार, वहां 150 नंबर का पेपर होता है, तो मैंने देखा 120 नंबर तो मेरे तैयार ही है, क्योंकि रेलवे की तैयारी चल रही थी। जब 120 नंबर तैयार है तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों फालतू चक्कर में पढ़ना है, 120 नंबर तैयार है, 30 नंबर की इंग्लिश है, थोड़ी बहुत पढ़ लो, इंपॉर्टेंट इंग्लिश पढ़ी, एग्जाम निकल गया। इसी तरीके से यूपी पुलिस की बात करें, 3 सब्जेक्ट तैयार थे, क्या पढ़ना था, हिंदी पढ़नी थी, चलो भाई थोड़ी सी हिंदी पढ़ लेते हैं, 10-15 दिन हिंदी पे ध्यान दिया, निकल गए। कहने का मतलब यह है कि लास्ट टाइम पे उस सब्जेक्ट को पढ़ो जो कॉमन नहीं है, जो उस एग्जाम में आने वाला है प्रॉपर, और बाकी आप लोग कॉमन सब्जेक्ट को तैयार करते रहो। बस मेरा कहना इतना ही है, और मैं इतना ही एक बात बताने को रह गई थी, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट किया जाए, बार बार वीडियो पब्लिश की जाए, ठीक है। तो ये बात आप यहां सुनिए। देखिए मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोग उस सब्जेक्ट को प्रॉपरली, जो सब्जेक्ट नया आया है उस चीज़ को आप पढ़ के बड़े आराम से उस बाकी चीज़ों को कवर कर सकते हो, क्योंकि लगभग बाकी चीज़ें 70 to 80% सिलेबस तो कॉमन ही रहता है सारे एग्जाम्स का। फिलहाल मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो चीज़ें चेंजेस क्या होती हैं, मतलब चीज़ों में चेंजेस क्या आते हैं, इस चीज़ को देखिए। रीजनिंग में आप लोग अगर ग्रुप डी की रीजनिंग का सिलेबस देखो, ग्रुप डी की मैथ का सिलेबस देखो, तो आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 से भी ज़्यादा सिलेबस मिलेगा। क्या ज़्यादा मिलेगा, लेकिन एनटीपीसी में एक पजल वाली चीज़ थोड़ी सी बढ़ा दी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब मान लो इसकी जीके के देखो, आप जनरल अवेयरनेस देखो, जनरल अवेयरनेस में अगर आप ध्यान से देखें, जैसे इसमें लिखा हुआ है सीए नेशनल एंड इंटरनेशनल, मतलब करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। ग्रुप डी के सिलेबस में बिल्कुल मोटी मोटी लाइन में यही बात लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वहां भी लिखा हुआ है आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स पढ़ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये स्टैटिक का भी पार्ट है, जीके का भी पार्ट है, तो इसलिए ऐसी चीजें कवर कर लो। मैं बार बार देखो एक ही बात बोल रहा हूं, ऐसी चीजें कवर कर लो जैसे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, फेमस पर्सनैलिटीज है, ठीक है, फेमस निधन है, किन मतलब फेमस पर्सनैलिटीज के निधन है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहां पे लिखा है जीएस एंड लाइफ साइंसेज, यही वर्ड वहां पे लिखा हुआ है, लाइफ साइंसेज, ठीक है। मतलब ह्यूमन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन है, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, तो ये आईएमए है, ये अपनी वाली जो है,
मतलब इनके बारे में अगर आप लोगों को अब कौन कौन सी नदियां हैं यार, ये तो बेसिक है ना यार, कौन सा पार्क कहाँ पे है, ये वाली चीजें अगर नहीं पता है तो फिर बेवकूफ़ी हो रही है ना। तो कहने का मतलब है कि कौन सी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कौन सा पार्क कहाँ पे है, कौन सा मंदिर कहाँ पे है, कौन सी चीज किसने बनवाई, ये थोड़ी सी चीजें आप लोगों को जरूर से जरूर पता होना चाहिए। अगर आप इतना बेसिक भी करके जाएंगे ना तो बड़े आराम से आप लोग कर लेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है यार। आप पिछली बार भी देखो एनटीपीसी में सब लोगों ने बोला होगा कि यार जीके का पता ही नहीं चला कहां से आई है, और जो आई है वो तो तब की आती थी, हमें बहुत पहले से आती थी, जैसे नचिकेता का क्वेश्चन आ रहा है, समझ आ रही है? ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जीके पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो, सिर्फ आपको उस चीज पे ध्यान दो जो जीके पे ध्यान मत दो का मतलब ये नहीं कि पढ़नी नहीं है, आप लोगों को इसमें से चूज करना है कि मैं कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर सकता हूं। मतलब आपको लगे तो सही कि यार मैंने ये वाली चीज कंप्लीट कर ली है। जैसे आप और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप लोग उठाओ, यूएन उठाओ, डब्ल्यूटीओ उठाओ, सबके हेडक्वार्टर रख डालो, ठीक है, मैं बता दूंगा किस तरीके से, बड़े आराम से ट्रिक से याद हो जाते हो, आपको हेडक्वार्टर से क्वेश्चन मिल जाएगा। आप किसी दिन उठाओ रिसर्च इंस्टीट्यूट पढ़ डालो, आपका वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। किसी दिन उठाओ पार्क पढ़ डालो, पार्क कंप्लीट हो जाएगा। टेंपल पढ़ डालो, टेंपल हो जाएंगे। कौन सा युद्ध कहां पे हुआ वो पढ़ लो। मुगल बाबर जो ये है ना, मुगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पढ़ लो। थोड़ा सा फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ लो अगर पढ़ना है तो, मैं एनटीपीसी के बारे में बता रहा हूं, फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ लो, गांधी जी के बारे में अच्छे से पढ़ लो, समझ आ रही है ना। यही चीजें ज्यादातर पूछी जाती है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पूछा जाता है। कहने का मतलब यह है अगर आप पढ़ भी रहे हो बाकी चीजों को तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लो, ठीक है, बाकी चीजों से अपने आप हो जाएगा काम। अब इतना ज्यादा पढ़ के और फिर वहां से क्वेश्चन भी नहीं आता तो क्यों बेवकूफी करनी है यार, समझ रहे हो ना। बस पहले कॉमन और फिर उसके बाद जो 15 दिन बचेंगे उसमें आप पूरी जान झोंक दो उस सब्जेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट आपका वीक है या जो सब्जेक्ट आपका नया आया है। और वही स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी रहेगी कि पहले जो सिलेबस कॉमन है उस सिलेबस को आप बहुत 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 अच्छे से तैयार कर लो और उसके बाद उठाओ जीके और जीके पे लग जाओ, क्योंकि करंट तो आपकी पहले से तैयार है, स्टैटिक तो आपकी पहले से तैयार है। पढ़ना क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पढ़ लो, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आपको लग रहा होगा यार कैसे बोल रहे हैं भैया, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपको अच्छी लगी है वीडियो तो जरूर जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को शेयर किया करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाया करो, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यार चलो हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिल ही रहा है, मतलब आप लोगों को हेल्प हो रही है। बाकी हमारा जो गाइडेंस प्रोग्राम है ग्रुप डी को लेके बहुत अच्छा चल रहा है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं लगातार, ठीक है। आप लोग भी जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम पे 10,000 के आसपास लोग होने वाले हैं। टेक केयर।